नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में, जो आपको एनसीईआरटी बुक का कक्षा 10वीं का पेज नंबर 78 में यानी कि 78 में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को कैसे पहचान करेंगे और द्विघात समीकरण को हल करने की विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर द्विघात समीकरण का परिभाषा लिखा हुआ है, तो परिभाषा को समझते हैं। द्विघात समीकरण का परिभाषा ये है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, a, b और c अचर राशियां हैं। यह द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। a इज नॉट इक्वल टू 0 का अर्थ ये होता है कि a का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा कोई राशि हो सकता है लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता है। जैसे देखा जाए, हमारा स्टैंडर्ड रूप इसका ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। e के प्लेस पे कभी भी हम 0 रखेंगे नहीं। इसका रीजन आप लोग अभी देखेंगे। अगर e के जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी राशि से अगर 0 में गुणा करा दिया जाए, चाहे उस राशि का इसमें गुणा करा दिया जाए यानी कि 0 में, तो वो संख्या 0 हो जाता है और 0 का कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, इसको गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि bx प्लस c बराबर 0। और द्विघात समीकरण हम तभी कहेंगे जब उस द्विघात मतलब बहुपद का जो घात होना चाहिए, द्विघात समीकरण का घात मैक्सिमम 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं बोल पाएंगे। तो ये अगर e की जगह पर हम 0 रख दे रहे हैं तो 0 रखने से हमारा इसका मैक्सिमम जो घात है वो कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, यहाँ पे इसका पावर 1 है। तो हम इसको द्विघात बहुपद नहीं बोलेंगे, सॉरी द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। और कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है द्विघात समीकरण। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका मैक्सिमम जो घात है वो 2 है। e के जगह पर क्या दिखाई दे रहा है, 2, b के जगह पर 5, c के जगह पर 2। ये सब अचर राशियां हैं। बस इतना ही ध्यान देना है कि e के जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है 3x² माइनस 5। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ढूंढने लगते हैं bx को, यानी कि कुछ इसके जैसा ये ढूंढने लगते हैं। तो देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क हमें बस इससे पड़ता है कि इसमें 2x² x² दिख रहा है कि नहीं। अगर x² दिख रहा है, बाकी कोई भी पद नहीं है उसमें, तो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। या ये ऐसे भी हो सकता है 2x² माइनस 4x, ये भी द्विघात समीकरण है। तो आप लोग ये कभी ना ढूंढिएगा कि एकदम सेम टू सेम ऐसे दिखे, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। और फिर जो ax² है इसको द्विघात पद बोला जाता है। क्यों द्विघात पद बोला जा रहा है? इसलिए कि इस पद का घात कितना है, 2 है, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक टर्म बोलते हैं। x² का गुणांक क्या है, a है। जैसे यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 2 है। x का गुणांक क्या है, 5 है। यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 3 है। यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 2 है। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -6 है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है ax² को द्विघात पद बोला जा रहा है, तो x² का गुणांक क्या है, a है। bx रैखिक पद है। रैखिक वर्ड से आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि आप लोग 9th में पढ़े थे हम लोग कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। अभी इसी लेसन के जस्ट पीछे हम लोग पढ़े हैं तीसरा अध्याय, 2 चर वाले रैखिक समीकरण।
तो खैर उसका तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, हम लोग समझना है। रैखिक का मतलब ये होता है जो एक उसका ये दिखाई दे पद, सॉरी घात, जिसका घात कितना हो, एक हो। फिर सी क्या है, अचर पद है। और द्विघात समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चर वाले द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं जिन्हें क्रमशः अल्फा और बीटा से व्यक्त किया जाता है। एक खास बात आपको हम बता रहे हैं, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर कुछ ऐसा मिलता है ax प्लस बी बराबर 0, एक चर वाला है ना, एक चर वाला है इसमें, इसलिए कि x एक चर राशि है। तो अगर 2x प्लस 3 बराबर 0 दिया जाएगा तो इसका आंसर जो हल होता है, इसका हल का संख्या जो होता है, एक आंसर मिलेगा आपको, केवल एक। जैसे इसको अगर हल किया जाएगा तो ये मिलेगा हमको x बराबर -3/2। खास बात क्या समझना है, x का पावर कितना है 1, तो इसका आंसर एक ही आएगा। हमारे पास यहाँ पे इसका घात कितना दिखाई दे रहा है 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2, जिसका एक को हम दर्शाएंगे अल्फा से, दूसरे को बोलते हैं बीटा से। वैसे ही अगर त्रिघात रहेगा ना तो उसका आंसर 3 आएगा, चरघाती रहेगा तो 4 आएगा, उससे अधिक घात का बात ना किया जाए। यानी कि क्या हम लोग देखें, अगर एक घात वाला है तो उसका आंसर 1 आएगा, 2 घात वाला है तो उसका आंसर 2 आएगा, अगर 3 घात वाला है तो उसका आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चूंकि पढ़ रहे हैं हम लोग द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में मैक्सिमम घात कितना होता है 2 होता है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक चर वाले द्विघात समीकरण के, एक चर वाला मतलब कि केवल इसमें x दिखाई देगा, चाहे y दिखाई देगा, चाहे z दिखाई देगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि x भी दिखाई देगा y भी दिखाई देगा। पढ़ते हैं इसको फिर से कि एक चर वाले द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं जिन्हें क्रमशः अल्फा और बीटा से व्यक्त किए जाते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग हम लोग का द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, सॉरी द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां हैं जो 3 विधि हैं। पहला आता है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा है श्रीधराचार्य विधि। इस विधि का एक और नाम है डिपिक्स मेथड। देखिए ये इस नाम को पढ़ने से ना हम लोग को ऐसा लगता है कि ये किसी महात्मा का नाम है, बिल्कुल सही बात है। ये सब पहले के जो ऋषि मुनि होते थे ना, ये इन लोगों का भी गणित मतलब ऐसा कमजोर नहीं था, बहुत ज़्यादा, हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा था। आप लोगों ने भी सुना होगा कि यहाँ बैठे हैं और यहाँ से बैठे बैठे वो सूर्य का दूरियां सब माप लेते थे, यहाँ बैठे हैं वहाँ क्या हो रहा है ये सब चीज़ें जान जाते थे। तो उन्हीं ने, वहीं ऋषियों ने ये विधि बनाया था, श्रीधराचार्य विधि। और श्रीधराचार्य विधि आपको हम बताएंगे, एक मतलब ऐसा विधि है ये ना कि अगर किसी पर गुणनखंड फेल हो गया या किसी पर पूर्ण वर्ग बनाकर काम नहीं कर रहा है विधि, तो ये श्रीधराचार्य विधि ही ऐसा विधि है जिसको हर टाइप का द्विघात समीकरण को जो दो बाकी पहले का 2 विधियों से अगर नहीं काम कर रहा है तो ये तीसरा वाला जो विधि है अर्थात श्रीधराचार्य विधि है, ये उस द्विघात समीकरण को हल करने में 100% कामयाब हो जाता है। तो हम लोगों ने ये जाना कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं। मैक्सिमम घात बस 2 दिखना चाहिए, बाकी आगे का पद हमें दिखे या ना दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ई के जगह पर कभी हम 0 नहीं रख सकते हैं, बाकी बी के जगह पर, सी के जगह पर 0 रख सकते हैं। द्विघात समीकरण का उदाहरण आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, कोई ऐसा फिर नहीं ढूंढेगा कि इसमें bx नहीं दिखाई दे रहा है, बस x² से हमें मतलब है। और द्विघात समीकरण का जो हल होता है उसको हम एक को अल्फा से एक को बीटा से, इसमें गामा नहीं आएगा, गामा त्रिघात में आएगा। ये हम लोग द्विघात पढ़ रहे हैं। द्विघात का 2 होता है, एक घात वाले का 1 आंसर आता है, 3 घात वाले का 3 आंसर आता है।
और ये सब है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर सीक्वेंस का वीडियो आपको मिलता रहे एकदम बिल्कुल सरल भाषा में, और आपको ये सब समझ में आया ही होगा, तो आप घंटी को दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। धन्यवाद।